नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में कुछ पेरेंट्स भी आए हुए हैं, तो उनके साथ में क्वेरी सेशन ले लिया जाए और एक जर्नी को एक्सप्लेन करने का विचार चल रहा है कि किसी पेरेंट को और किसी स्टूडेंट को किन किन चीज़ों से गो थ्रू होना पड़ता है जब वो एक अपने पेरेंट अपने बच्चे के लिए और बच्चा जो है वो अपने फ्यूचर के लिए आईआईटी, जेई मेंस या जेई एडवांस के लिए एक एस्पिरेंट के रूप में 10th क्लास पास करके 11th क्लास में जब आता है, क्या क्या चैलेंजेस उसकी जर्नी में होते हैं, ये सब आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत बहुत नमस्कार पेरेंट्स आप सबको, और खुशी है कि आप सब लोग इस सेशन में यहाँ हमारे स्टूडियो में उपस्थित होकर ज्वाइन हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। पेरेंट्स, सबसे पहले अपने को ये जानना ज़रूरी है कि जो एग्जामिनेशन बच्चे हमारे फेस करने वाले हैं वो एग्जामिनेशन का नेचर कैसा है और किस प्रकार से हम काम करेंगे। तो हम रिवर्स ऑर्डर में थिंक करना स्टार्ट करेंगे, मतलब हम उस लास्ट डेट को सबसे पहले फोकस में लाएंगे जिस डेट पर एग्जामिनेशन है। तो अगर आपके बच्चे अभी 10th क्लास पास होके 11th क्लास में गए हुए हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि 2025 और 2026 का जो सेशन है इसमें वो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। जिस भी स्कूल में वो पढ़ेंगे उसके साथ में वो कुछ आईआईटी के लिए प्रिपरेशन के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे, या आपने जैसा सोचा हो उस प्रकार से आप कोई ना कोई उसके बारे में आपने जरूर सोचा होगा अभी तक। तो 26 की अप्रैल में ये लोग या मार्च में ये लोग 11th क्लास की एग्जाम देने वाले हैं, और 27 की जो एग्जाम होगी वो इनकी बोर्ड की एग्जाम होगी मार्च में। तो अपन उसी हिसाब से प्लान कर रहे हैं, उसी हिसाब से बात कर रहे हैं कि 27 को सबसे पहले मैं जो डेट यहां पे डालने वाला हूं, अगर आप उसको देखें तो मैं अप्रोक्सीमेट मंथ्स लिखूंगा, डेट वाइज नहीं बनाऊंगा, ताकि एक अप्रोक्सीमेट पिक्चर सबके सामने आ जाए। तो देखिए 2027 का जो मई है, इस समय सेकेंड वीक या थर्ड वीक का जो भी संडे होगा जो डिसाइड होगा, उसमें आईआईटी के एंट्रेंस की एग्जाम होगी, जिस एग्जाम को हम नाम देते हैं जेईई एडवांस्ड। तो ये एग्जामिनेशन जेई एडवांस 2027 कहलाएगी, जो मई में होने वाली है आपके बच्चों के लिए। ये एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की क्वालिटी में इंडिया में जितनी एग्जाम्स अलग अलग जगह होती होंगी उसमें से टफेस्ट, और ये वर्ल्ड रैंकिंग मानी जाती है, और कई वर्ल्ड के ट्यूटर्स जो है वो इसकी एग्जामिनेशन के कोर्सेज को और इसकी एग्जामिनेशन के पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और ये 2 पार्ट्स में होती है। तो जेई एडवांस्ड एग्जामिनेशन पार्ट 1 में होती है और पार्ट 2 में होती है। तो पार्ट 1 एग्जाम जो है वो सुबह, जनरली इसका सेशन सुबह होता है, मैं एक अप्रोक्सीमेट टाइमिंग लिख रहा हूं, वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसका टाइमिंग 9 to 12 होने के चांसेस है सुबह के समय। और पार्ट 2 एग्जामिनेशन जो है वो दोपहर में होती है, फॉर एन एग्जाम्पल 2 to 5, इस प्रकार के सेम डे 2 सेशंस होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, सेक्शन 1 सेक्शन 2, इस प्रकार की 2 एग्जाम्स होती हैं इसमें। तो ये काफी टफ एग्जाम होती है, और दोनों में इंडिविजुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के उस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक लेवल का अंदाज दूं कि पिछले 15 साल में एक बार भी नॉट ए सिंगल क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड। तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो एग्जाम आपका बच्चा देने वाला है 2027 में, उस एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन अभी फॉर्म ही नहीं हुआ है, तो उसके पैटर्न को रिपीट करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वो क्वेश्चन उस समय बनेगा 2027 के जिस भी आईआईटी की टीम को ये पेपर बनाने के लिए दिया जाएगा। तो वो टीम की जिम्मेदारी होगी कि ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ के लाए, ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म करें जो आज तक अस्तित्व में नहीं है। तो हम टीचर्स वो क्वेश्चंस बाद में देखते हैं, और आपके बच्चे और हमारे स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करते हैं 3 घंटे। तो सोचिए इस लेवल की एग्जामिनेशन है, तो यानी स्पॉन्टेनियस, ये स्पेसिफिकली बता रहा हूं, इस बात को जरूर ध्यान दे देंगे पेरेंट्स, स्पॉन्टेनियसली उसे
उस आईक्यू लेवल को एक्सप्रेस करना है कि वो उस एग्जामिनेशन में, जिस एग्जामिनेशन में अभी तक कभी कोई रिपीटेड क्वेश्चन आया नहीं, वो स्पॉन्टेनियस पहली बार आने वाले क्वेश्चन को उसी मोमेंट पर थॉट देके और काम कर सके। ये भी फिक्स नहीं है कि 3 घंटे के पेपर में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। हो सकता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के 30 क्वेश्चंस आए, हो सकता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के 25 ही क्वेश्चंस आए। वो उन पे डिपेंड करता है, वो हर साल चेंज होता है, पैटर्न भी हर साल चेंज होता है, कुछ नयापन हर बार लाते हैं। एवरी टाइम देयर इज अ न्यू थिंग। ऑफ कोर्स द एग्जाम इज ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि केवल सिंगल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। उसमें ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सिर्फ एक ऑप्शन 4 में से करेक्ट होता है, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें चारों ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 भी करेक्ट हो सकते हैं, 2 भी करेक्ट हो सकते हैं, और वो ज्यादा चैलेंजिंग होता है। क्योंकि अगर आप सोचे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होने की संभावना है, तो हर ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन है, और अगर उसमें चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं तो आपको पूरे मार्क्स तभी मिलेंगे जब चारों ऑप्शंस पर आपने टिक मार्क किया हो, यानी वहां पर फिलअप किया हो ओएमआर शीट में, या आपने मार्क लगाया हो। जो आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिए तो उसमें ओएमआर तो नहीं होती, लेकिन वो फिलअप करना पड़ता है, वहां पर वो टिक मार्क लगाना पड़ता है कंप्यूटर पे। तो आपने सारे ऑप्शंस को टिक मार्क लगाया है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यानी वो 4 प्रकार के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में शामिल हो गए। तो यानी उसने एक क्वेश्चन पूछ के एक्चुअली आपसे 4 क्वेश्चन पूछ लिए। ये इस प्रकार का हो गया है ना। और आपको पता तो है नहीं कि वो चारों ऑप्शंस हैं सही कि 3 ही ऑप्शन सही है, ये आपका जजमेंट है उस समय। तो कितने लेवल की प्रिपरेशन होगी, ये प्रिपरेशन का लेवल आपको अंडरस्टैंड हो, इसके लिए ये बात बता रहा हूं। फिर इसके अंदर मैच द कॉलम होते हैं। ऐसे भी मैच द कॉलम होते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 के कुछ पॉइंट्स दिए हुए और पार्ट 2 के कुछ पॉइंट्स दिए हुए जिनको मैच करना है। तो एक के लिए 3 मैच भी पॉसिबल है, एक के लिए 5 मैच भी पॉसिबल है, तो फिर वो और डिफिकल्ट हो जाता है ना। ग्रिड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल डिजिट टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आंसर केवल 2 डिजिट में आने वाला है। ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिसका आंसर 2 डिजिट में आने वाला है, या सिंगल डिजिट 0 से 9 के बीच में ही उसका आंसर आने वाला है। तो कई सारी वैरायटीज है, मार्किंग स्कीम भी हर बार चेंज होती है। सो नोबडी नोज कि 2027 का पेपर किस तरह का बनने वाला है। तो यानी हम टीचर्स को बच्चों को अंधेरे में तीर लगाने कर निशाना सही लगाने की प्रैक्टिस करानी है। तो आप समझ सकते हैं कि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है। इस टाइप का जेईई एडवांस का पेपर होता है। इस जेईई एडवांस के पेपर को क्वालिफाई करने पर आप यानी स्टूडेंट जो है वो आईआईटीज में एडमिशन ले सकता है। और आईआईटीज हर स्टेट में अप्रोक्सीमेटली एक आईआईटी है, हर स्टेट में एक आईआईटी होती है, हर स्टेट में एक ट्रिपल आईटी कॉलेज होता है, और हर स्टेट में एक एनआईटी कॉलेज होता है। तो यानी मैंने आपको 3 प्रकार के कॉलेजेस बताए, और अभी मैंने एग्जाम जो है वो सिर्फ आईआईटी के एंट्रेंस के एग्जाम बताए। लेकिन ये एग्जाम अपने आप में केवल सोल अकेली एग्जाम नहीं है, बल्कि इसके पहले एक और एग्जाम देनी पड़ती जिसका नाम है जेईई मेंस। और जेईई मेंस में जो स्टूडेंट क्वालिफाई होता है सिर्फ वही स्टूडेंट जेईई एडवांस दे सकता है, हर कोई जेईई एडवांस दे भी नहीं सकता। तो जेईई एडवांस देने के लिए सबसे पहले, इसके पहले मतलब ये मई में एग्जाम है तो अप्रैल में, तो 2027 अप्रैल में एग्जाम होगी जिसका नाम होगा जेईई मेंस। अब जेईई मेंस कितने लोग देते हैं? तो जेईई मेंस के 2 अटेम्प्ट होते हैं। एक अटेम्प्ट होता है जनवरी 2027 जनवरी में जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट आपका बच्चा देने वाला है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। और अप्रैल में जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट आपका बच्चा देने वाला है, ये सेकंड अटेम्प्ट है। तो इस प्रकार से 2 अटेम्प्ट है। और इसके बीच में आता है फरवरी और मार्च, और वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फरवरी से मार्च के बीच में उसकी 12th बोर्ड की एग्जाम होगी। जिस भी बोर्ड में वो है उस बोर्ड की एग्जाम इस समय होने वाली है। तो आप देखिए इस एग्जाम का पैटर्न अलग है, जेईई मेंस का पैटर्न अलग है, और जेईई एडवांस को तो एंटायरली डिफरेंट पैटर्न। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि किस प्रकार की एग्जाम है। जेईई मेंस की एग्जाम कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। इस एग्जामिनेशन में फिक्स पैटर्न है, इसके अंदर हर बार का फिक्स पैटर्न है। 25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं।
1 घंटे में 25 क्वेश्चंस और 3 पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ठीक बात है ना। तो 4 मार्क्स अगर करेक्ट ऑप्शन देता है बच्चा तो 4 मार्क्स सही होने पर मिलते हैं, और नेगेटिव मार्किंग जेई एडवांस में भी नेगेटिव मार्किंग है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। जेई एडवांस में कुछ क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होती है, कुछ में नहीं होती है, उनका कुछ वो बताएंगे। वो स्टूडेंट उसी समय पेपर जब खोलेगा तो इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि इसमें इस वाले क्वेश्चंस के लिए, इस सेट के लिए ऐसा करना है, सेक्शन ए में ऐसा करना है, सेक्शन बी में ऐसा करना है, सेक्शन ऐसे अलग अलग। लेकिन जेई मेंस का फिक्स पैटर्न है, इसके हमेशा सिंगल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 4 में से 1 आंसर करेक्ट होता है, और इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन देने पर 4 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग अटेम्प्ट किया तो -1 मिलेगा। तो नेगेटिव मार्किंग का लफड़ा है। यानी ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अपने हिसाब से लगा दिया, सही है तो सही, गलत है तो गलत, ऐसा नहीं हो सकता। जो परफेक्टली उसे आता है उसको ही उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जेई मेंस और जेई एडवांस, ये 2 एग्जाम मिला के आईआईटी का एंट्रेंस पूरा होता है। तो लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स आपके 2027 में, आपका बच्चा जब बैठेगा, अप्रोक्सीमेटली 15 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देने वाले। इस साल अंदाजन 12 लाख स्टूडेंट्स, जेई मेंस का एग्जाम अभी 22 से स्टार्ट हो रही है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट इस बार 2025 का, जो स्टूडेंट्स इस बार 12th में है या 12th पास है। दूसरी बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th में स्टूडेंट पढ़ रहा हो या फिर 12th पास हो चुका हो। इस साल पर्टिकुलरली 12th पास के भी 2, 12th पास का पहला साल और 12th पास का दूसरा साल, यानी 3 ड्रॉप लेने की फैसिलिटी इस साल अलाउ की है। क्यों की है वो पता नहीं, लेकिन इस साल अलाउ किया है। यानी इस साल जिन बच्चों ने 2022 में 12th पास की थी और 2022 और 2023 का अटेम्प्ट दे चुके हैं, है ना, उनको 2024 का अटेम्प्ट देने की फैसिलिटी नहीं थी। जिन बच्चों ने 2023 में 12वीं बोर्ड एग्जाम दी थी, उन बच्चों को 2023 और 2023 में वो दे सकते हैं जेई एडवांस, 2024 में भी दे सकते हैं, लेकिन 2025 में वो नहीं दे सकते थे। लास्ट ईयर तक ऐसा था। लेकिन इस बार जिन्होंने 2023 में बोर्ड की एग्जाम दी हो और वो चाहते हैं कि 2025 में भी इस बार जेई मेंस फिर से दे, जेई एडवांस फिर से दे, तो उनको एलिजिबिलिटी दिया गया है। जेई मेंस की एलिजिबिलिटी हर बार बोर्ड होने के अगले 2 साल तक थी, लेकिन जेई एडवांस की एलिजिबिलिटी बोर्ड जिस साल आप देते हो उसके सिर्फ अगले साल 1 साल और आपको ड्रॉप करने की फैसिलिटी जेई एडवांस देता था। लेकिन इस पर्टिकुलर साल उन्होंने 12th के बाद में 2 ड्रॉप लेने की अनुमति जेई एडवांस के टीम ने इस बार ऐसा किया है, स्पेशल चेंज किया है कुछ। तो डेफिनेटली इससे बच्चों की संख्या बढ़ेगी, ज्यादा बच्चे कंपटीशन में आएंगे। इससे एक्चुअली जो 12th में आने वाले बच्चे हैं उनके साथ कंपटीशन हेवी हो जाएगी। लेकिन यह भी बता दूं कि जो फर्स्ट 500 रैंक्स होती है उनमें से मेजॉरिटी रैंक्स पर कब्जा 12th बोर्ड वालों का ही होता है। वो इसलिए क्योंकि एग्जाम इनोवेटिव ब्रेन मांगती है। रिपीटेड और स्टीरियोटाइप वाला जो ब्रेन है उसको डिस्कार्ड करती है जेई एडवांस के एग्जाम। जेई मेंस में स्टीरियोटाइप क्वेश्चंस आते हैं, जेई मेंस का एक पैटर्न है, उसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। इसमें जनरली मैथ्स का पेपर काफी डिफिकल्ट बनता है, जो एनसीईआरटी लेवल के काफी अबाव होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पेपर है वो नॉर्मल होता है। जनरली फिजिक्स का पेपर मीडियोकर रेंज का होता है या केमिस्ट्री का पेपर मीडियोकर रेंज का होता है, और अगर केमिस्ट्री का मीडियोकर है तो फिजिक्स का जो है वो थोड़ा लोअर साइड में हो जाएगा। अगर फिजिक्स का मीडियोकर रेंज में तो केमिस्ट्री का थोड़ा लोअर साइड में हो जाएगा। लेकिन ये पक्का है कि मैथ्स का लेवल हमेशा टफर साइड में होता है। और मैथ्स में सीबीएसई ने जो एनसीईआरटी बुक्स प्रिस्क्राइब कर रखी है उस मैथ्स की बुक के लेवल से भी काफी ऊपर के लेवल पर मैथ्स आती है, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में केवल एनसीईआरटी लेवल प्रिपेयर हो जाए तो इट इज मोर देन इनफ। तो ये तो एग्जाम के पैटर्न की बात हो गई। बाकी बीच में बोर्ड एग्जाम होती है, तो बोर्ड एग्जाम का तो पैटर्न आप सबको शायद पहले से भी पता होगा, क्योंकि बच्चे ने 10th बोर्ड डेफिनेटली इस साल दिया होगा या दे रहा होगा, तो इस बारे में आप अवेयर होंगे। और या फिर आपको पहले से पता होगा, बोर्ड का एक फिक्स पैटर्न होता है, उसके अंदर 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर 2 मार्क क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर 3 मार्क क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर 5 मार्क क्वेश्चन आते हैं।
तो वो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता है जिसमें सब्जेक्टिव लिखना पड़ता है, और वो ऑनलाइन या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होता है, जबकि ये सारी एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड होती है। तो जेई मेंस के थ्रू 15 लाख में से, जब 2027 की बात कर रहा हूं, अभी तो 12 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, और 12 लाख में से लगभग पहले 2 लाख स्टूडेंट्स को जेई एडवांस देने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलेगी, और बाकी स्टूडेंट्स जो है उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी वो एक कट ऑफ डिक्लेयर करेंगे कि वो कट ऑफ जो है वो परसेंटाइल स्कोर में डिक्लेयर होगा, परसेंटाइल कितना है। अब परसेंटाइल का आपको एक बहुत ही सिंपल और छोटा सा आइडिया दे दूं कि परसेंटाइल का मीनिंग ये होता है कि अगर आपके बच्चे का 99 परसेंटाइल है, ऐसा मैं मान के चलूं, सपोज स्कोर अगर 99 परसेंटाइल आता है, और सपोज 10 लाख स्टूडेंट जो है वो एग्जामिनेशन में अपीयर कर रहे हैं, ऐसा अपन मान के चले, राइट। तो 99 परसेंटाइल आया, मतलब क्या हुआ कि 1 परसेंटाइल बच्चे उससे आगे हैं। यानी कितने बच्चे उससे आगे हैं, मतलब उसकी रैंक कहां वो स्टैंड करता है, कितने बच्चे उससे आगे चल रहे हैं, ठीक बात है ना। तो टोटल संख्या जो स्टूडेंट्स की है, टोटल नंबर जो है स्टूडेंट्स का, उसमें से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस स्टूडेंट्स ahead of your child divided by total number into 100, this becomes percentile of that student। तो ये परसेंटाइल का एक मोटा मोटा आइडिया मैंने दिया है, इसमें और भी रूल्स हैं बहुत सारे। एक नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है, क्योंकि सिर्फ सीबीएसई बोर्ड नहीं होता है ना, मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड चलता है, राजस्थान में राजस्थान बोर्ड चलता है, महाराष्ट्र बोर्ड अलग होता है ना, गुजरात बोर्ड अलग होता है। तो ऐसे पूरे देश में बहुत सारे बोर्ड्स चलते हैं, और सारे बोर्ड्स के लेवल के पेपर्स इक्वल तो हो नहीं सकते, तो उनको नॉर्मलाइज करना पड़ता है। तो वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी उसके साथ जुड़ी होती है, लेकिन आपको एक सिंपल अंदाज, मतलब आसान वे में बताना है, तो परसेंटाइल स्कोर का मतलब ये है। तो इससे एक अंदाज आ जाता है कि अच्छा इतने स्टूडेंट्स हमारे बच्चे से आगे चल रहे हैं, यानी उसकी रैंक का एक अंदाज आ जाता है। और मैं आपको एक सिंपल आइडिया दूं कि अगर 99.99 परसेंटाइल से ऊपर है तो ही अच्छे कॉलेजेस मिल पाते हैं जेई मेंस में, राइट। क्योंकि स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई ना इधर, तो संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी, सीट्स तो लिमिटेड है। आईआईटीज में लगभग 15,000 सीटें हैं, तो 15,000 बच्चे आईआईटी के आप अलग कर लो। उसके बाद में आता है ट्रिपल आईटी और एनआईटी, जो इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं। ये 3 पैटर्न इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी और एनआईटी, है ना। अगर आप पेरेंट्स की बात करूं तो आपके जमाने में पेरेंट्स इसे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस कहा जाता था, आरईसीज कहा जाता था, जिनको अब नाम चेंज करके एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी कहा है। और ट्रिपल आईटीज जो है वो तो अभी अभी लॉन्च किए हुए, लेकिन ये काफी अच्छी कॉलेजेस होते हैं, और हर स्टेट में एक होते हैं, राइट। तो महाराष्ट्र में नागपुर में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, विश्वेश्वरैया रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना, वीआरईसी नागपुर, वो अब वीएनआईटी हो गया, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऐसे महाराष्ट्र का नागपुर में है ना, ऐसे मध्य प्रदेश का भोपाल में एनआईटी है, राजस्थान का जयपुर में एनआईटी, हर स्टेट में एक एनआईटी होता है ना। बिहार स्टेट का अलग एनआईटी, हर स्टेट के अलग अलग एनआईटीज हैं, और हर स्टेट में एक ट्रिपल आईटी भी होता है। तो ट्रिपल आईटी जो है वो जरूरी नहीं है कि राजधानी में ही हो, लेकिन किसी न किसी जगह होता है। और आईआईटीज तो आपको मालूम है हर स्टेट में एक है। तो जैसे सबसे मेन जो बहुत पुराने आईआईटीज है, तो सबसे पहला आईआईटी जो इंडिया में स्थापित हुआ तो वो तो आईआईटी मुंबई पवई में है ना, सबसे जाना माना, सबसे वेल नोन, और उस तक पहुंचना मतलब बहुत कठिन चढ़ाई, राइट। तो आज भी उसकी क्वालिटी लेवल उतनी मेंटेन्ड है। तो आईआईटी मुंबई, आईआईटी पवई सबसे टॉप मोस्ट आईआईटी है, जिसके लिए फाइट हमेशा तगड़ी होती है। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि सारी ब्रांचेस मिलाकर भी पहले 1000 बच्चों में आईआईटी मुंबई क्लोज हो जाता है। सारी ब्रांचेस मिला दो, बिल्कुल लोएस्ट से लोएस्ट ब्रांच में मिला दो, तो भी पहले 1000 में। वो तो इसलिए कि कुछ लोग जो है वो लोअर ब्रांचेस की बजाय दूसरे आईआईटीज प्रीफर कर रहे थे, इसलिए। वरना अगर सारे बच्चे सिर्फ आईआईटी मुंबई को ही प्रीफर करे तो शायद पहले 400 या 500 रैंक्स में ही
पूरी आईआईटी जो है वो फिलअप हो जाए, वो तो 1000 रैंक तक फिर भी जाता है। आईआईटी मुंबई के बाद आता है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली के बाद आता है आईआईटी मद्रास, मतलब चेन्नई, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी चेन्नई के बाद में आईआईटी कानपुर, फिर आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, और फिर उसके बाद बहुत सारे और आईआईटीज है। और 10वें नंबर पर आईआईटी धनबाद आता है। फिर इसके बाद बहुत सारे और आईआईटीज खुलते गए, हर स्टेट में अलग अलग खुलते चले गए। तो अभी तो हर स्टेट में एक एक आईआईटी है ना। जो सबसे आखिरी में खुला है वो मेरे नॉलेज में छत्तीसगढ़ स्टेट में भिलाई का आईआईटी खुला है, आईआईटी भिलाई, जो लेटेस्ट, जो सबसे आखिरी में खुला था। तो ऐसे आईआईटीज है, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज। तो आईआईटीज में 15,000 स्टूडेंट्स, फिर ट्रिपल आईटीज में कुछ स्टूडेंट और एनआईटीज में कुछ स्टूडेंट मिला के अगले 20,000 स्टूडेंट और मान लो आप। तो यानी 35,000 स्टूडेंट्स में एक्चुअली जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से उनका खेल खत्म हो जाता है। इसके बाद ऑफ कोर्स आपके हर स्टेट में, हर शहर में अलग अलग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, तो वो इसके बाद का लेवल है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वो स्टेट लेवल पर होता है। और उसके भी बाद आता है प्राइवेट कॉलेजेस, जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन के लिए फोकस्ड है और जागरूक पेरेंट है, तो डेफिनेटली आपका फोकस तो ये होगा कि आपके बच्चे को आईआईटी के एग्जाम में दाखिला मिले। अब ये पूरा प्रोसेस इसलिए समझाया ताकि आपके दिमाग में आए कि देखो एग्जाम तो इस समय देनी है, राइट। अगर एग्जाम जनवरी में देनी है तो इस एग्जाम में, है ना, साथ में बोर्ड भी देनी है, साथ में दूसरी बार भी जेई मेंस देनी है, और फिर उसके बाद जेई एडवांस। तो आपको प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए और क्या सिस्टम करना चाहिए। डेफिनेटली आप पेरेंट्स ने, ज़्यादातर पेरेंट्स ने कोचिंग डिसाइड कर लिया होगा, किसी कोचिंग को सिलेक्ट कर लिया होगा कि इस कोचिंग में भेजना है हमको, सब कर लिया होगा। तो क्या आपकी जिम्मेदारी यहाँ समाप्त हो जाती है एज अ पेरेंट कि मैंने बच्चे को फीस भर दी है, कोचिंग डिसाइड कर दी है, आने जाने के लिए बसेस या ऑटो टेम्पो रिक्शा लगा दिया है ना, मदर जो है वो उसके खाने पीने का ध्यान रख रही है, क्या इतना सफिशियंट है। तो आज इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो समझिए इस बात को पेरेंट्स कि इतना करना शायद पर्याप्त नहीं है। स्टूडेंट के लिए ये एक जर्नी है, तो वैसे ही पेरेंट्स के लिए भी स्टूडेंट्स के साथ होना और उसकी जर्नी में शामिल होना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये पूरे परिवार की जर्नी है, और इस जर्नी से पूरे परिवार का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक बच्चा अगर आईआईटी तक पहुंचता है तो पूरे परिवार में हर सदस्य का अपग्रेडेशन होता है। सिर्फ उस बच्चे का ही अपग्रेडेशन नहीं हुआ, मदर फादर का भी अपग्रेडेशन हुआ, परिवार से जुड़े सभी लोगों का अपग्रेडेशन हुआ। और ये अपग्रेडेशन इसलिए हुआ क्योंकि हर एक ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया, तब जाकर वो बच्चा उस पोजीशन पे पहुंचा है। वो अकेले बच्चे का जो है वो जीत नहीं है, वो पूरे परिवार की जीत है। उसमें फादर का भी रोल है, उसमें मदर का भी रोल है, और उसके साथ में एसोसिएटेड अगर भाई बहन है तो उनका भी रोल है। सबका मिलाकर ये कॉम्बिनेशन जो है वो उस बच्चे को वहां तक पहुंचाता है। तो इस जर्नी में वो लास्ट तक कब पहुंच पाएगा, तो देखिए बहुत सिंपल चीज है। किसी एग्जामिनेशन को सक्सेस करना है तो उस एग्जामिनेशन जैसे बहुत सारे टेस्ट पेपर्स उसने पहले सॉल्व किए हो, दिस इज द मेन की फैक्टर। अब आप चाहे उसे कोचिंग भेजो चाहे मत भेजो, आप उसे किसी प्राइवेट ट्यूटर से पढ़ाओ या किसी टीचर से मत पढ़ाओ, घर पे ही ऑनलाइन काम करो, मेन फैक्टर ये है कि उसने क्या उस एग्जाम जैसी कई बार एग्जाम्स खुद की ली है, क्या उसने खुद को क्रॉस चेक किया है कि ऐसी एग्जाम में मैं बैठूंगा तो क्या होगा। क्योंकि वो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 6, 7, 8, 10 बार एग्जाम देना काफी नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास कई बार करना पड़ता है। अभ्यास अगर सही ढंग से किया जाए तो एक रस्सी भी पत्थर को काट सकती है। यही कहावत हमारे दिमाग पर को शार्पन करने के लिए भी है। हर बच्चा ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक बार में चीजों को ग्रास्प कर ले और एक बार में चीजों को समझकर अप्लाई कर दे, और सारी, ऐसे भी बच्चे होते हैं, लेकिन ऐसे लाखों करोड़ों में एक ही होंगे ना। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि एक एवरेज बच्चा आईआईटी तक नहीं पहुंच सकता, 100% पहुंच सकता। आज का हमारा डिस्कशन इसी मुद्दे को लेकर है कि क्या हमारे बच्चे एवरेज है। ज्यादातर पेरेंट्स से पूछते हैं हमारे बच्चे एवरेज है, क्या वो आईआईटी की तरफ जाना चाहिए। मैं कहता हूं जरूर जाना चाहिए। आईआईटी नहीं तो ट्रिपल आईटी में होगा, ट्रिपल आईटी नहीं तो एनआईटी में होगा, लेकिन वो अपग्रेड होगा और साथ साथ में पूरा परिवार अपग्रेड होगा। अगर जर्नी आपने इस प्रकार की रखी तो 100% हर किसी को बेनिफिट मिलेगा। तो अगर उसने साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट की है तो वो लो एम क्यों रखे कि उसे बीएससी करना है या एमएससी करना है या ऐसे ही करना है। उसकी बजाय
उसकी बजाय वो हमेशा हाई एम रखे, लो एम इज क्राइम। तो हाई एम रखेगा, हो सकता है फुलफिल नहीं होगा, लेकिन उसको कुछ तो इस जर्नी में सीखने को मिलेगा और वो उसके जीवन भर काम आने वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला। तो एम तो यही रखे कि आईआईटी पहुंचना है। अब उसके लिए क्या करना है, तो जैसी आईआईटी की एग्जाम होती है वैसी एग्जाम देनी, यानी उसको जेई एडवांस के जैसी एग्जाम्स कई बार अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। आइडियलिस्टिक अप्रोच में मानू, बिल्कुल आइडियलिस्टिक, एक स्टूडेंट आइडियलिस्टिक पढ़ाई कर रहा है अगर ऐसा मैं मान के चलूं, तो उस आइडियलिस्टिक अप्रोच में उसे देखो, आप ये तो समझ रहे हो कि मई में उसकी जेई एडवांस की एग्जाम होने वाली है, राइट? तो अगर मई में एग्जाम होने वाली तो उसके पहले उसको जेई एडवांस के टाइप के पेपर करने का टाइम मिलना चाहिए। तो देखो, अप्रैल का टाइम उसके पास है। अगर वो इस जेई मेंस में प्रेशराइज नहीं है हाई स्कोर लाने के लिए, अगर उसने जनवरी के ही अटेम्प्ट में इतना स्कोर खड़ा कर लिया है, क्योंकि इन दोनों में से बेस्ट अटेम्प्ट सिलेक्ट किया जाएगा, उसको जेई एडवांस में सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, जेई एडवांस देने के लिए उसको एलिजिबल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, वो इन दोनों में से किसी भी एक एग्जाम के बेस्ट स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा। चाहे वो इसमें बेस्ट लाए चाहे इसमें बेस्ट लाए, उसका बेस्ट स्कोर सिलेक्ट होगा। अगर उसने जनवरी के ही अटेम्प्ट में इतना स्कोर लाके खड़ा कर दिया कि वो पहले 1000 या 2000 या 3000 या 5000 या 10,000 स्टूडेंट्स में भी आ गया, तो 101% उसको गारंटी हो जाएगी कि मैं अगर पहले 10,000 में आ रहा हूं, यानी उसका परसेंटाइल अगर उतना आ गया, तो उसको गारंटी हो जाएगी कि अच्छा, यानी मैं कट ऑफ तो क्लियर कर ही जाऊंगा। अगर कट ऑफ क्लियर कर जाएगा तो फिर अब उसे इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं होगी कि इस एग्जाम, क्योंकि इसका पैटर्न अलग है उसका पैटर्न अलग है, तो दोनों के पैटर्न अलग होने से आपको दोनों के अलग अलग टाइप के पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। क्योंकि मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूं कि बच्चे का फाइनल सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड है कि वो कितनी बार उस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स को अटैक करता है। तो हमको उसे अप्रैल में फ्री करने का स्केड्यूल उसके दिमाग में आज से डालना है। यानी आपको, पेरेंट्स को उसके दिमाग में ये बात जरूर डालनी कि बच्चे, अगर तू वास्तव में देना चाहता है तो इस बात का ध्यान रख, कोशिश कर कि तेरा जनवरी अटेम्प्ट में ही बेहतरीन स्कोर आ जाए, तो तू फ्री हो जाएगा। अप्रैल अटेम्प्ट तो तू मजे के लिए देगा कि चलो दे आते, हो सकता है इस बार और ज्यादा अच्छा हो जाए। बाकी तू बोर्ड की एग्जाम फ्री होते ही, बोर्ड की एग्जाम 15 मार्च के आसपास, 20 मार्च के आसपास फ्री हो जाएगी। तो आप देखिए 15 मार्च 20 मार्च से लेकर मई तक, 10 मई तक मान लो, ठीक बात है ना? तो 15 मार्च से 15 अप्रैल, एक महीना, 15 अप्रैल से 15 मई, लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का टाइम उसको केवल जेई एडवांस पैटर्न के पेपर की प्रैक्टिस करने को मिलेगा। और मान लो उसने 2 दिन में एक पेपर दिए, हर 2 दिन में एक पेपर, यानी एक दिन पेपर दिया, एक दिन गलतियों को समझा, फिर अगले दिन फिर पेपर दिया। अगर ऑल्टरनेट वो पेपर देता गया, 2 महीने यानी 60 डेज, 60 डेज 30 पेपर्स वो अटैक कर पाएगा। अच्छा खासा सफिशिएंट नंबर है, 30 पेपर्स इज अ गुड नंबर। जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा, लेकिन 30 इज अ गुड नंबर, 30 अच्छा नंबर है, 30 इज अ गुड नंबर। 30 पेपर्स अगर वो देता है तो पहले 10-15 पेपर तक उसको शायद हर बार रिव्यू में कुछ नया पता चलेगा, लेकिन 10 से 12 या 15 पेपर में उसको एक पैटर्न दिखने लगेगा। ओ, मैं हर बार ऐसी मिस्टेक करता हूं, अच्छा ऐसा होता है तो मैं प्रेशर में, अच्छा है हमेशा ऐसे कर। उसका ब्रेन खुद ही एनालाइज कर लेगा कि मैं फिजिक्स में ये प्रॉब्लम, मैं मैथ्स में इस प्रकार से, मैं केमिस्ट्री में इस प्रकार से। देखिए 3 बातें बताता हूं मैं। असली युद्ध, युद्ध के पहले युद्ध का पूर्वाभ्यास, और उसके पहले एक सैनिक की ट्रेनिंग, ये 3 पार्ट्स हैं। तो जो एग्जाम है वो तो युद्ध हो गई, उसका पूर्वाभ्यास यानी एग्जाम जैसा ही प्रिपरेशन की प्रैक्टिस करना, ये हो गया आपके टेस्ट पेपर सॉल्विंग, जिसको मॉक टेस्ट पेपर सॉल्विंग बोलते हैं, जो मैं 30 पेपर्स की बात कर रहा हूं, जेई एडवांस मोड के पेपर्स। और उसके भी पहले उसकी ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग पार्ट पर मैं सबसे लास्ट में आऊंगा, ठीक बात है ना? शायद पेरेंट्स को ऐसी बात की जल्दी हुई कि सर आप जल्दी से ट्रेनिंग की बात बताइए, लेकिन वो ट्रेनिंग किस तरह करना है, ठीक है ना, वो तभी समझ में आएगा जब आपको पता हो कि अंजाम कैसा हो, ठीक है? तो आखिरी बात कैसी हो, अगर वो आपको धमक पता चल जाएगी इतनी जोरदार होनी चाहिए, तो उसकी फिर ट्रेनिंग में कैसा काम करना है, तो वो सुनने में आपको ज्यादा मजा आएगा। तो इसलिए मैं एग्जाम पार्ट पहले बता रहा हूं। तो वो जो एग्जाम पार्ट है, उस एग्जाम पार्ट को मैं युद्ध कह रहा हूं, वो एग्जाम युद्ध है। उसके पहले युद्ध का पूर्वाभ्यास, तो उस युद्ध के पूर्वाभ्यास में वो जो पहले 10-15 बार पेपर देगा तो उसको एक पैटर्न दिखाई देगा, अच्छा मैं ऐसी मिस्टेक करता हूं, मैं ऐसा करता हूं। वो इसको बोलते हैं
सेल्फ रियलाइजेशन। हर स्टूडेंट हर सिलेबस के पार्ट में, हर छोटे से छोटे पार्ट में परफेक्ट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हर पार्ट में ही परफेक्ट है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ पार्ट्स में वो परफेक्ट होगा, कुछ पार्ट्स में वो मॉडरेट होगा, कुछ पार्ट्स में एकदम वीक होगा, तब भी वो आईआईटी एडवांस तक पहुंच सकता है ना। अगर उसे ये पता है कि मैं यहां वीक हूं, अगर उसे ये पता है कि मैं यहां वीक हूं, तो मैं इस जगह क्या स्किप कर सकता हूं पेपर में से कि इसको मैं छेड़ू ही ना, इसमें मेरी गलतियां होती है, तो वो पार्ट स्किप करो ताकि नेगेटिव मार्किंग से बच सकूं। तो ऐसी टेक्निक्स अगर वो इस्तेमाल करेगा तो ये तभी कर पाएगा जब वो खुद का एनालिसिस करे। और वो एनालिसिस करने के लिए 1 2 3 4 नहीं, 30 पेपर्स की बात कर रहा हूं। और वो 30 पेपर तब जब वो ये यहां पहुंचे। यानी इसका मतलब उसका 12th बोर्ड भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 12th बोर्ड में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 75% मिनिमम आने चाहिए। और आप सोच रहे हैं कि सर हम तो हमारे बच्चे की आईआईटी में पढ़ाई करवा रहे हैं, तो 12th बोर्ड तो क्लियर कर ही लेगा सर। गलतफहमी मत रहिए, मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं। पहले ऐसा हुआ करता था, पहले जब आईआईटी ने ये मैंडेटरी नहीं किया था, आईआईटी ने इस बात को मैंडेटरी नहीं किया था कि 75% बोर्ड में होना ही चाहिए। तो ऐसे में तब के किस्से बता सकता हूं, बहुत पहले के 2002 2003 2004 के, ठीक है ना, कि उस समय बच्चा 12th में फेल है, आईआईटी में क्लियर हो गया। ऐसे केसेस उस समय भी हुआ करते थे, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम का पैटर्न अलग है और इस एग्जाम का पैटर्न अलग है, दोनों का पैटर्न डिफरेंट होने से इसका यह मतलब नहीं कि उसको नॉलेज नहीं है, नॉलेज है, लेकिन उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, किस शब्दों में लिखना है, वो शब्दों में लिखने की जो कला है वही 12th बोर्ड है। 12th बोर्ड में एक विशेष प्रकार के शब्द लगते हैं, उसी शब्द में लिखा होता है तो मार्क्स मिलते हैं, वरना उसका नॉलेज उस समय कोई चेक नहीं कर रहा है। मेन चीज नॉलेज एक पर्टिकुलर लिमिट तक है, उसके बाद उसकी सिर्फ लिखने की कला चेक हो रही है कि कैसे लिखा जाए। तो इसलिए पैटर्न डिफरेंट है, तो उस पैटर्न में उसको 75% स्कोर करना है, तो इसकी भी प्रैक्टिस लगेगी। और इसकी प्रैक्टिस वो कब करेगा? ये जो जनवरी का अटेम्प्ट उसका है, उसके बाद फरवरी 15 तक का जो बीच का टाइम मिलेगा उसको, ये इस बार एग्जाम 22 से 30 के बीच में हो रही है, तो यानी आप समझ लो 31 जनवरी से बच्चा फ्री है, तो 31 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में 15 से 20 दिन उसको मिलेंगे, जिसमें उसको बोर्ड के पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे पिछले 5 साल के। वो पिछले 5 साल के पेपर राइटिंग में एक्चुअली सॉल्व करेगा, तो नॉलेज तो उसको आ चुका होगा, लेकिन उस नॉलेज को एक्सप्रेस कैसे करना है बोर्ड में, उसका तरीका वो सीखेगा। तो वहां पर भी उसको पेपर देने पड़ेंगे, हर दिन एक पेपर देना पड़ेगा। और यहां पर उसको केवल 3 सब्जेक्ट नहीं 5 सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, क्योंकि बोर्ड में 5 पेपर है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, इसके अलावा एक लैंग्वेज जो ज्यादातर बच्चों की इंग्लिश हो सकती है, और 5वां एक और है जो कुछ बच्चे म्यूजिक ले लेते हैं, कुछ बच्चे कुछ और ले लेते हैं, कोई डांस भी ले लेता है, कोई फिजिकल एजुकेशन ले लेता है, कोई कंप्यूटर साइंस ले लेता है, कोई कुछ और ले लेता है। ऐसे बहुत सारे पेपर अवेलेबल है, तो वो पेपर जो भी आप लेना चाहते हैं, 5वां वो पेपर है। और इन 5 में परसेंटेज 75% से ऊपर लाना है, राइटिंग स्किल डेवलप करनी ताकि 75% से ऊपर आ सके। वो राइटिंग स्किल पे डिपेंड करेगा, और वो राइटिंग स्किल जनरली खो जाती है, वो राइटिंग स्किल जनरली खो जाती है, कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वो 11वीं और 12वीं के 2 साल आप उसको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की प्रैक्टिस में लगा देते हो, तो राइटिंग की प्रैक्टिस उसकी छूट जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको डेवलप करना पड़ेगा। वो कंप्यूटर एग्जाम की स्टाइल में लिखने का तो कुछ है नहीं, कंप्यूटर एग्जाम में तो उसको सिर्फ बटन क्लिक करना है। तो पूरे साल भर अगर वैसी प्रैक्टिस करता रहा तो ठीक है, वो नॉलेज गेन कर लेगा चीजों का, लेकिन राइटिंग की हैबिट खत्म हो जाएगी, वो भी उसको साथ में डेवलप करनी है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए इसके ऊपर जोर देकर बात कर रहा हूं 12th बोर्ड के एग्जाम पर। और इसके लिए उसके पास टाइम जो है वो इस समय मिलने वाला है। इसके भी पहले यानी जनवरी का अटेम्प्ट आने वाला है, तो जनवरी के अटेम्प्ट में भी तो सेम चीज होल्ड करती है, जेई मेंस के भी तो उसको बहुत सारे पेपर सॉल्व करके देखना चाहिए। तो इसका मतलब जनवरी का अटेम्प्ट अगर उसको सिंगल चॉइस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, ये सिंगल चॉइस जेई मेंस सिंगल चॉइस है, मतलब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो इस एग्जाम के लिए उसको 30 पेपर मिनिमम सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसे ही ऑल्टरनेट डे, आप बताइए अगर जनवरी में उसको एग्जाम देनी है, 15 जनवरी से आगे कभी भी एग्जाम हो सकती है लेट्स सपोज, तो 15 जनवरी से 1 महीना पहले कर दो तो 15 दिसंबर, और 15 दिसंबर से एक और महीना पहले कर दो 15 नवंबर, यानी 15 नवंबर से 15 जनवरी के बीच में 60 दिन होते हैं। इन 60 दिनों में 30 पेपर उसके हो सकते हैं जेई मेंस लेवल के। तो बताइए सिलेबस कब कंप्लीट हो जाना चाहिए? अब हम ट्रेनिंग पार्ट पर आ रहे हैं बच्चे, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स। अब जो आपका मेन क्वेरी था, अब हम इस पर अब एंटर हो रहे हैं कि इसका मतलब
आज आपका बच्चा 10th पास करके 11th में जा रहा है और अब वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो इस जर्नी के दो फेजेस होंगे, एक नॉलेज गेन करना, दूसरा एग्जाम की एक्सपर्टीज गेन करना। दोनों डिफरेंट बात है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी बच्चे को नॉलेज बहुत अच्छा होता है लेकिन एग्जाम में उसके मार्क्स ढंग के नहीं आते, अच्छे नहीं आते। और कई बार ऐसा भी होता है कि उसके मार्क्स बहुत बढ़िया आते हैं लेकिन उसको नॉलेज पूछो तो गोल होता है, वो नॉलेज नहीं होता। दोनों प्रकार की बात, क्योंकि दोनों अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। तो नॉलेज गेन करना और एग्जाम क्लियर करना या एग्जाम की प्रैक्टिस करना, ये दोनों डिफरेंट स्किल्स हैं और यहां दोनों स्किल्स की जरूरत है। जितना ज्यादा नॉलेज गेन कर सकता है वो नॉलेज गेन कर ले। कब तक? 1 नवंबर 2026, सॉरी 1 नवंबर 2026, 1 नवंबर 2026 ये उसका सिलेबस कंप्लीशन डे होना चाहिए, यानी उसका सिलेबस यहां खत्म हो जाना चाहिए। अगर ये सिलेबस उसका खत्म हो जाना है यहां पर, तो आप सोचिए कि उसके पास कितने महीने हैं, है ना। अभी चल रहा है जनवरी और अभी तो आपका बच्चा 10th बोर्ड की एग्जाम स्टार्ट भी नहीं हुई है, चालू करने वाला है, राइट। तो अपन मान के चले कि वो 15 मार्च तक अपनी 10th बोर्ड की एग्जाम में बिजी होगा, ठीक है। तो मैं 1 अप्रैल से टाइम गिन लूं, तो आप देखिए 1 अप्रैल 2025 टू 1 नवंबर 2026 तक उसको सब्जेक्ट में अपने आप को मास्टर करना है। और ज्यादातर पेरेंट्स और टीचर्स इस टाइम को बच्चे के ऊपर बीच बीच में जो आपने कोचिंग लगाई है और वो जो टेस्ट लेती है, उन टेस्ट में मार्क्स लाने का प्रेशर देकर उसे बौखला देते हैं। यहां पर आपको चेंज होना पड़ेगा। पेरेंट्स साइकोलॉजिकल प्रेशर में होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की साइकोलॉजी में बताता हूं क्या होती है। आप लोगों ने किसी कोचिंग में 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जो भी फीस है वो फीस आपने पे कर दी है, राइट। हो सकता है बच्चा आपके साथ आपके शहर में रह रहा हो सकता है बच्चा किसी दूसरे शहर में आपने भेजा हो जहां पर अच्छी कोचिंग मिल रही है। अब आपके दिमाग में यह है कि मैंने फीस भर दी है और इसके तो टेस्ट में मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। यानी आप इस प्रेशर में कि ये जो मैंने फीस भरी है उसको यूटिलाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मैंने इसको अच्छा सिस्टम दे दिया, पढ़ने के अच्छे टीचर्स प्रोवाइड कर दिए, सब कुछ मेरी तरफ से मैंने कर दिया, अब इसके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। अब आप प्रेशर में मार्क्स नहीं आ रहे तो आप उसे प्रेशराइज करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, उसके साथ आपने बैठकर टाइम स्पेंड किया कि उसकी प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहां है। तो मैं बताता हूं आपको प्रॉब्लम कहां है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता और जो कोचिंग्स हैं वो हर बच्चे को एक जैसा मानकर पढ़ाती है। कोचिंग में ऐसा तो होता नहीं है कि केवल 20 बच्चों का बैच है। आप मुझे बता दीजिए कौन सी ऐसी कोचिंग है हिंदुस्तान में जो केवल 20 बच्चों का एक्सक्लूसिव बैच लेती है। कुछ हैं जो कुछ ऐसे बैचेस, या हर एक हैं जो कुछ ऐसे बैचेस चलाती है जो टॉपर्स बैच होते हैं। तो क्या आपका बच्चा उस टॉपर्स बैच में है? आप सोच लीजिए, है ना। ऐसे ऐसे हर कोचिंग एक बैच चलाती है क्योंकि उस बैच से उनको पैसा नहीं कमाना होता, उस बैच से उनको नाम कमाना होता है। इसलिए वो उन बच्चों को अलग पढ़ाती है, उनको पढ़ाने की टीम अलग होती है, उनको पढ़ाने का पूरा सिस्टम अलग होता है। उनका कोर्स वो टाइमली कंप्लीट करते हैं नवंबर तक, ताकि अक्टूबर तक ही, बल्कि कई बार तो अगस्त तक भी कंप्लीट कर देते हैं उनका कोर्स, ताकि वो ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन की कर पाए। यानी मैं तो 30 बोल रहा हूँ, वो 45 45 50 50 टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं। तो जो जितने ज्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करेगा वो उतना स्ट्रांग होगा एंड में, राइट। लेकिन इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम यह है कि क्या हर बच्चा उस 20 बच्चों की बैच में है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। बाकी बच्चे तो 50, 100, 150 या 200 बच्चों के साथ बैठे हुए, राइट। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को कोचिंग में एडमिशन मत कराओ, लेकिन उसकी जर्नी के साथ आपको किसी एक पेरेंट को, आइदर मदर और फादर, किसी एक को उसके साथ कंटिन्यूअसली लगे रहना पड़ेगा और उसकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिर आप कहोगे सर हमारा सब्जेक्ट थोड़ी है, हमको थोड़ी फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में आता है, बायो में आता है। तो मैं कह रहा हूं आपको आने की जरूरत नहीं है।
बस आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप अपने बच्चे के साथ उसकी जर्नी में शामिल हो। अगर आप उसके साथ शामिल होंगे तो 101% बेहतरीन रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि अब आपको प्रोसेस मालूम पड़ गया है कि आपके बच्चे का कोर्स सिलेबस 1 अप्रैल 2025 को जो 11वीं का सिलेबस शुरू होगा वो 1 नवंबर 2026 तक 12वीं के सिलेबस तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आप क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? बच्चा क्या पढ़ रहा है? हिस्ट्री नहीं पढ़ रहा है, इतिहास नहीं पढ़ रहा है। इतिहास पढ़ रहा होता तो अलग बात होती है ना। बाबर, हुमायूं के बाद बाबर आया, बाबर के बाद अकबर आया, अकबर के बाद में शाहजहां आया, फिर औरंगजेब आया। कोई बात नहीं, अभी औरंगजेब का टीचर पढ़ाने वाला अवेलेबल है, तो अभी औरंगजेब पढ़ा देते हैं, बाद में हुमायूं पढ़ा देंगे। अभी जो बाबर वाला टीचर है वो फ्री लास्ट में होगा, तो बाबर बाद में पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि औरंगजेब की हिस्ट्री अलग है, बाबर की हिस्ट्री अलग है, कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। हिस्ट्री में चलता है, साइंस में नहीं चलता है। अगर पहली सीढ़ी, पहला स्टेप उसको नहीं समझ में आया, पहला चैप्टर पकड़ में नहीं आया, तो सेकंड चैप्टर पकड़ में नहीं आएगा, सेकंड समझ में नहीं आया तो थर्ड नहीं आएगा, थर्ड समझ में नहीं आया तो फोर्थ नहीं आएगा। लेकिन किसी भी कोचिंग में आप डालेंगे तो वो आपके एक्सक्लूसिव बच्चे के हिसाब से पढ़ाई नहीं कराने वाले हैं, वो एक जनरल प्रोफार्मा में पढ़ाई कराएंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि वो एक फैक्ट्रीज टाइप की ट्रेनिंग हुई कि सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हर बच्चा इंडिविजुअल है और हर बच्चे की सोच उतनी डेवलप की जा सकती है कि वो आईआईटी में पहुंच सके, बशर्ते उस पर उतना काम किया होना चाहिए। अगर उस पर काम किया जाए तो वो पहुंच सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना तो ये बात पेरेंट्स समझ रहे हैं और ना ये बात कोचिंग वाले समझ रहे। कोचिंग वाले इसलिए नहीं समझ रहे क्योंकि उनका तो काम पैसा कमाने का है, और पेरेंट्स इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि उनको भी पैसा कमाना है, तभी तो वो कोचिंग में एडमिशन देने के लिए पैसा भर पाएंगे। तो दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, लेकिन बच्चा क्या करे? बच्चे के पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है, तो फिर बच्चे के पास एक ही सोल्यूशन बचता है, वो पहले 2 महीने पूरी कोशिश करता है, जब 11वीं में उसके माँ बाप किसी कोचिंग में उसको एडमिशन कराए थे, कि वो अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा के, पूरी जान लगा के कोशिश करता है कि हाँ उसको फॉलो करना है टीचर्स को। अब ये बात इस बात पे डिपेंड करती है कि 1st से 10th तक वो कैसे ग्रो हुआ है और वो किस प्रकार से एनलाइटन हुआ है, कि वो आगे जो पढ़ाया जा रहा है उस बात को कितने फास्ट ग्रास्प करता है। अगर वो टीचर की स्पीड से ग्रास्प कर लेता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो आगे आगे चलता जाता है और ऐसे बच्चे सिलेक्ट भी हो जाते हैं। इसलिए कोचिंग से कुछ बच्चे को फायदा होता है और सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन सबको होता है क्या? नहीं, सबको तो नहीं होता ना। आप खुद ही परसेंटेज निकाल लेना। अगर 15 लाख बच्चे आपके साथ बैठने वाले हैं और केवल 35,000 बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं, तो 35,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, ये देश का परसेंटेज है सिलेक्शन का। अब किसी कोचिंग का परसेंटेज इससे कम ही होता है, ठीक है ना। परसेंटेज मैं बोल नहीं रहा हूं, आप खुद ही कैलकुलेट करना। 35,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ये पूरे देश का सिलेक्शन परसेंटेज बता रहा हूं। किसमें? आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज और एनआईटीज में, राइट। तो आप जिस कोचिंग में भेज रहे हैं उसका परसेंटेज उससे कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? आप खुद ही गणित लगा लेना, इतना गणित तो आप सभी पेरेंट्स जानते हैं, ठीक है ना। इतने साल से आप जो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो इतना तो डेफिनेट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो आप खुद कैलकुलेट कर लेना इस बात को, तो आपको अंदाजा आ जाएगा, राइट। तो मैं ये नहीं कहता कि आप कोचिंग ज्वाइन न करें, लेकिन आप अंधानुकरण न करें। अंधों की तरह जो वो बोल रहे हैं वो मान लिया, अरे आप में भी तो ब्रेन है, आप अपना दिमाग यूटिलाइज कर सकते हैं और स्वयं तालमेल तोल सकते हैं कि कौन सा आपके बच्चे के लिए सही है, कौन सा जो सही है उसको स्वीकार करो, जो नहीं सही है उसको हटा दो, रिजेक्ट कर दो। उसके लिए आपको अपनी बच्चे की जर्नी के हर पल उसके साथ रहना पड़ेगा। जनरली बच्चा पहले 2 महीने पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है कि मैं साथ में दौड़ नहीं पा रहा हूं, फिर वो क्या करेगा? फिर ऐसे बच्चे क्लास बंक करते हैं, है ना, पेरेंट्स से झूठ बोलना सीख जाते हैं, फिर वो बताते कुछ और है, पेरेंट्स को कुछ पता नहीं चलता लास्ट तक। फिर ऑल ऑफ ए सडन पेरेंट्स को समझ में आता है, अरे बाप रे 2 साल मैंने इतना पैसा खर्च किया और रिजल्ट 0 बटे सन्नाटा, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और ज्यादातर पेरेंट्स का ऐसे ही होता है। तो इसी वजह से होता है क्योंकि अगर उसने पहले 2 महीने में चीज को कैच नहीं किया तो पहले 2 महीने में डिसाइड हो गया। 1 अप्रैल से लेकर 2025, अप्रैल और मई 2025 में डिसाइड हो जाएगा कि ये बच्चा आगे तक जाएगा या नहीं जाएगा। वो स्लो जाए, वो फास्ट जाए, लेकिन डिसाइड पहले 2 महीने में हो जाएगा। अगर पहले 2 महीने में उसने रिदम कैच कर लिया तो वो आगे तक चलेगा। वो रिदम कैच नहीं हो पाया तो वो आगे तक नहीं चल पाया, अगर वो कोचिंग में है। लेकिन मेरा कहना है कि कोचिंग भेजने की बजाय आप उसके लिए घर में ही कोचिंग ला के खड़ी कर दो। ऑनलाइन सब चीज अवेलेबल है।
हाँ, मॉनिटर आपको करना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट बताऊं क्या होगा आपको? सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि उसको स्कूल का पूरा साल 11वीं और 12वीं का पूरा एटमॉस्फेयर मिलेगा, है ना। उसको किसी मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा जहां केवल अटेंडेंस के लिए बच्चों का एडमिशन हो जाता है। बाकी आप सारी बातों को समझते हैं। स्कूल जाना भी इंपॉर्टेंट बात होती है, उससे भी कुछ चीजें सीखता है। और आप उसको ऐसा ट्रेन कर सकते हैं कि भाई स्कूल तेरा एंटरटेनमेंट है डेली का, तू तेरे दोस्तों से मिलके आ, स्कूल में जा, है ना, थोड़ा सा हंसी मजाक कर ले, सबके साथ हंस बोल ले, और घर पे आके और फिर आप उसके साथ जुड़ जाए। लेकिन उसमें आपको अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि बच्चा तो छोटा है, और आपको समझना पड़ेगा कि वो अपनी जर्नी में कुछ मिस तो नहीं कर रहा है। और ये 100% पॉसिबल है। इसका गाइडेंस अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो मैं आपको फोन नंबर देता हूं, आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स दोपहर को 1 से 3 के बीच में। 9636382200 आप इस पर कांटेक्ट करें। आपको अपने बच्चे को गाइड करना है तो मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा, और आप अपने बच्चे को गाइड करें और आप अपने बच्चे के साथ समय बिताएं। इससे बेहतरीन और खूबसूरत बात कोई नहीं होगी। आप दोनों अपग्रेड होंगे, पेरेंट भी अपग्रेड होगा और बच्चा भी अपग्रेड होगा, और उसकी जर्नी में आपको पता चलेगा वो सफल होता है नहीं होता है आगे की बात है। आप जर्नी स्टार्ट तो कीजिए, आपको मजा आने लग जाएगा, लेकिन उसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ताकि आप उसे देख सके कि वो स्कूल से आने के बाद में प्रॉपरली इस प्रकार से चैनलाइज होकर काम कर पाता है कि नहीं। सिलेबस एनसीईआरटी का सिलेबस है, तो उसके लिए करना क्या क्या है? उसके लिए 3 लेवल पर प्रिपरेशन करनी है। देखिए, एक उसको सॉल्व करनी समझनी होगी एनसीईआरटी की बुक्स। तो मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तीनों में सबसे पहले हर बार वो चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़े। पहली स्टेप, एनसीईआरटी से चैप्टर्स पढ़े, एनसीईआरटी बुक्स से चैप्टर्स को रीड करे। बच्चा खुद रीड करे, चैप्टर्स रीडिंग, जितना समझ में आया उसे। आप कहोगे सर आप सर होके ऐसी बात कर रहे हो, अरे कोई टीचर पढ़ाएगा तभी तो समझ में आएगा। यही आप गलत हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो यही आप गलत है। टीचर पढ़ाएगा वो तब समझ में आएगा, वो 10th तक की बात है। 10th तक की पढ़ाई अलग पैटर्न की होती है, और 11वीं और 12वीं आता है स्पेशलाइज पढ़ाई हो जाती है, इसीलिए 11वीं से सब्जेक्ट लिए जाते हैं। जो फिजिक्स का कोर्स 11वीं का है ना, वो एक्चुअली वो 9th में छोटे लेवल पर पढ़ चुका है। जो 12th का फिजिक्स का कोर्स है ना, वो भी वो 10th में छोटे लेवल पर पढ़ चुका है, बस वो छोटे लेवल पर था, ये अब एक्सपांडेड लेवल पर है, ये स्पेशलाइज्ड है। तो जो बच्चे ने कॉमर्स लिया होगा उसने भी वो 9th 10th में छोटे लेवल पर पढ़ा होगा, क्योंकि 9th 10th तो सबके लिए कॉमन है। जिसने आर्ट्स लिया होगा उसने भी वो सब पढ़ा होगा, बस उसने 10th के बाद आर्ट्स सिलेक्ट कर लिया। और ऐसे ही आपका बच्चा अगर साइंस सिलेक्ट करा तो उसने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं 10th तक, उसने भी हिस्ट्री पढ़ी हुई है, उसने भी सोशल स्टडीज पढ़ी हुई है, उसने भी सिविक्स पढ़ी हुई है। बस उसने 10th के बाद अपना सब्जेक्ट साइंस ले लिया, तो इसलिए वो सोशल स्टडीज में, हिस्ट्री में, इसमें एक्सपांड नहीं हुआ। और जो आर्ट्स के और कॉमर्स के बच्चे वो इस तरफ एक्सपांड होंगे। तो इन्हें छोटे लेवल पर वो सब पहले हो चुका है, बस वो अब स्पेशलाइज्ड हो गया, तो पढ़ाई का पैटर्न चेंज हो गया। अब पहले बच्चा पहले उसमें से रीड करे, ये सही पैटर्न है। अगर इस पर कोई बच्चा जाए तो एक्चुअली तो किसी कोचिंग की जरूरत ही ना रहे। टीचर्स की जरूरत हमेशा रहेगी, कोचिंग माफिया की जरूरत नहीं रहेगी। मैं बहुत बेकार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं जानता हूं, लेकिन क्या करूं, ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करेंगे। अगर पेरेंट्स को जागरूक करना है तो जागरूक करने के लिए झंझोड़ कर खड़ा करना पड़ेगा ना, तो वो तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस इसीलिए एनसीईआरटी बुक्स से चैप्टर्स की रीडिंग सबसे पहला काम, ये सबसे पहले करना होगा। ये करके कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, चलेगा, इट्स ओके। नॉवेल जैसे पढ़ना है, कुछ बातें समझ में आएंगी। इवन मैं कह रहा हूं मैथ्स भी एनसीईआरटी से एक बार पढ़े। थ्योरी उसके अंदर अच्छी दी हुई होती है एनसीईआरटी में, वो थ्योरी को अंडरस्टैंड करे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को। उसके बाद में सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चंस वो लगा ले। ये लगाने के बाद सेकंड स्टेज पर वो लेक्चर्स व्यूइंग करे। मैं इस अंदाज में बोल रहा हूं कि आपका बच्चा कोचिंग नहीं जाता और घर पे पढ़ रहा है तो वो ऐसे कर सकता है। अगर वो कोचिंग जा रहा है तो भी मेरा ऐसा कहना है कि उसे एनसीईआरटी की बुक से पहले पढ़ लेना चाहिए, और कोचिंग में पहले टीचर से पूछ लेना चाहिए कि सर आप कौन सा चैप्टर आगे पढ़ाने वाले हो, वो चैप्टर वो पहले प्रिपेयर करके जाए। ठीक बात है ना।
और फिर आप देखिए कि कोचिंग के टीचर का रवैया आपके साथ में ऑप्टिमिस्टिक है या नहीं। क्या वो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटा, तुम्हें पहले पढ़ने की जरूरत नहीं, हम पहले पढ़ाएंगे उसके बाद तुम पढ़ो। अगर ये टीचर ने वर्ड्स बोले तो आप खुद ही तोल लेना कि वो टीचर कहलाने के काबिल भी है या नहीं। अगर ये वर्ड्स टीचर ने बोले तो आप खुद समझ जाना इस बात को। ओके, टीचर वो होगा जो बच्चे के ब्रेन को एक्सप्लोर होने का मौका देगा, उसे अपने जैसे ब्रेन में बंद करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर टीचर कोई ऐसा बोलता है बेटा मेरे पढ़ाने के बाद ही पढ़ना, यानी वो कोशिश कर रहा है कि बच्चा सिर्फ उतनी दुनिया देखे जितनी उसने देखी है। क्यों भाई, वो बच्चा तुम्हारी बपौती है क्या? उसको एक्सपांड होने का पूरा हक है। और पढ़ाई अपग्रेडेशन के लिए होती है, किसी को बंद कमरे में बांध देने के लिए नहीं होती है। पढ़ाई से एक्सप्लोरेशन होना चाहिए ना, और वो एक्सप्लोरेशन तभी होगा जब वो नए एस्पेक्ट्स लगाएगा। लेकिन टीचर डर के मारे ये बोल सकता है कि कहीं बच्चे ने ऐसा कोई सवाल पूछ लिया जो मेरे दिमाग में नहीं आया तो क्या होगा? तो बहुत कुछ होगा। अगर पेरेंट्स समझदार होंगे तो बहुत कुछ होगा, और होना भी चाहिए ऐसे टीचर के साथ ऐसा, राइट? टीचर होने का ये तो मतलब नहीं है ना कि वो भगवान हो गया और उसे हर चीज आती है, ठीक है ना? डर तो सिर्फ भगवान को होना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन गलत हुआ और भगवान पद से इस्तीफा। इंसानों को किस बात का डर है? हजार बार गलत होने का हक है उन्हें, कि कितनी बार भी गलत हो, तभी तो कहलाएगा कि वो इंसान है। बस वो शैतान न बने, एक ही गलती को दोबारा रिपीट ना करे। तो लेक्चर्स व्यूइंग या कोचिंग में जाता है तो कोचिंग के लेक्चर्स इसके बाद का स्टेप है कि वो लेक्चर ऑनलाइन व्यू करे या कोचिंग में जाकर उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में पढ़े, है ना? एंड सॉल्व एन एक्स्ट्रा बुक। एक्स्ट्रा बुक फिजिक्स में H.C. वर्मा इज द बेस्ट बुक। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय H.C. वर्मा अच्छी किताब है, ये एक्स्ट्रा बुक के रूप में जरूर सॉल्व करें। केमिस्ट्री में भी आप कोई भी ले सकते हैं, A to Z केमिस्ट्री ले सकते हैं, या आप यूनिवर्सल पब्लिकेशन की ले सकते हैं, या ऐसी और भी बहुत सारी आती हैं। तो कोई भी केमिस्ट्री की ऐसी बुक जो 11th-12th की गाइड के रूप में हो, ऐसी जो जिसने एनसीईआरटी को ही एक्सपांडेड वे में समझा रखा हो, ऐसी कोई भी किताब, रिफ्रेशर जिनको बोलते हैं, ऐसी रिफ्रेशर आप सिलेक्ट कर सकते हैं केमिस्ट्री के लिए। और मैथ्स के लिए मैं R.D. शर्मा को बहुत अच्छा समझता हूँ। R.D. शर्मा की किताबें राइट फ्रॉम 5th-6th अवेलेबल है, और 12th क्लास तक की मैथ्स का पूरे R.D. शर्मा ने किताबें लिखी हुई है, बहुत अच्छी लिखी हुई है। IIT एडवांस लेवल की भी लिखी हुई है और 12th बोर्ड लेवल की भी लिखी हुई है। लेकिन कोई ना कोई एक्स्ट्रा बुक जरूर साथ में सॉल्व करे, ये सेकंड लेवल है। और फिर तीसरा लेवल है जो अगर आपने कोचिंग लगवाई है तो कोचिंग के साथ जो आपको मटेरियल मिला होगा, आपको कुछ ऐसा मटेरियल मिला होगा कोचिंग के साथ में, ऐसे हर, है ना? अब मैंने जानबूझ के इसको ऐसे शो नहीं कर रहा हूं कि आपको कोचिंग का नाम रिवील हो, लेकिन हर कोचिंग इस प्रकार का मटेरियल देती है। अब जैसे ये फिजिक्स का एक मटेरियल है एक कोचिंग का, राइट? तो हर कोचिंग में आपको कुछ ऐसा मटेरियल मिलता है जिसके अंदर एक्सरसाइजेज होते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ एक्सरसाइज 1, है ना, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3। तो हर चैप्टर के ऊपर बहुत सारे सवाल होते हैं, राइट? ऑब्जेक्टिव टाइप भी है, सब्जेक्टिव टाइप भी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार के हैं, ठीक है ना? कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। कुल मिला के टारगेट ये है कि इतना सब कुछ वो सॉल्व करके, है ना, कोचिंग मटेरियल, इसको मैं कोचिंग मटेरियल कह देता हूं। ये आप अपने घर पे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से भी मंगवा सकते हैं। तो आपके घर पे पूरे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के बंडल एक साथ आ जाएंगे, है ना? इसके साथ टेस्ट पेपर्स भी भेजते हैं कोचिंग मटेरियल के साथ में कोचिंग वाले, तो इस प्रकार का मटेरियल भी मंगवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा वास्तव में किसी कोचिंग में जा रहा है तो उसको उसके साथ मिलेगा ही मटेरियल। ये सब जब वो सॉल्व करेगा तो उसका पहला चैप्टर कंप्लीट होगा, और पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो कंप्लीट होगा, तब वो एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर पढ़ने के काबिल बनेगा। और हमेशा एनसीईआरटी के ऑर्डर को फॉलो करे, इसी प्रकार चलते हुए, इसमें कहीं पर भी इस ऑर्डर में ब्रेक डाउन नहीं करना है, और ऐसे ही लगातार चलते जाना। और ऐसे करते हुए 1 नवंबर 2026 तक पूरी 11वीं और पूरी 12वीं का सिलेबस कंप्लीट करना। और ये डिफिकल्ट टास्क है, ये आसान नहीं है, क्योंकि आप ये महीने कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 अप्रैल 30 दिन हो गए, मई में 30 दिन हो गए, इतने 31 डेज हो गए। आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 9 महीने कैलकुलेट कर लिए।
फिर आपने अगला कैलकुलेट किया नवंबर तक के सारे महीने, 10 महीने, कल 19 महीने मेरे पास है, 19 मंथ्स में इतने डेज मेरे पास हो गए, इतने डेज हैं तो इतने डेज में मेरे पास फिजिक्स इतना है, फिजिक्स के इतने चैप्टर 11 12 मिला के, केमिस्ट्री के, आप वो ये सब कागज पे धरा रह जाएगा। ये नहीं कह रहा हूं कि ये बनाना है, ये बनाना है, लेकिन ये बार बार अपग्रेड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहला चैप्टर ग्रास्प करने में आपको नहीं पता कि आपका बच्चा एक्चुअल में कितना टाइम लेगा, और वो हर बच्चे का अलग अलग है। लेकिन अगर उसने पहला चैप्टर ढंग से ग्रास्प नहीं किया और वो सेकंड पे आया तो नींव कमजोर हो गई। सेकंड चैप्टर ढंग से ग्रास्प नहीं किया, थर्ड पे आया, अगेन गड़बड़। ऐसा अगर 6-7 चैप्टर में हो गया, उसके बाद आप भूल जाइए कि वो कहीं सिलेक्ट होने वाला है। ध्यान इस बात का रखना है कि वो शुरू से चले तो हर चैप्टर ग्रास्प करते हुए चले, चाहे टाइम लगे। शुरुआत में टाइम लगेगा, बाद में पिकअप करेगा, कभी ना कभी पिकअप करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आप उसको प्रेशर देके, बर्डन देके फैक्ट्री में नहीं भेज सकते कि फैक्ट्री में जैसे स्टील इधर से डाला तो सारे बर्तन एक ही शेप के निकलते जा रहे हैं। वो ह्यूमन बीइंग है, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट का अलग फैक्टर है, हर ह्यूमन बीइंग डिफरेंट है, तो वो कभी कब डेवलप होगा आप कुछ गारंटी नहीं दे सकते हैं। आप ट्राई कर रहे हैं कि वो डेवलप हो जाए, और उतने टाइम फ्रेम में डेवलप हो जाएगा तो वो एग्जाम क्रैक कर लेगा। वो टाइम फ्रेम में डेवलप नहीं हुआ, एग्जाम क्रैक नहीं करेगा। जो स्टूडेंट्स इस टाइम फ्रेम में पूरी चीज को ग्रास्प कर लेते हैं, वो आगे का पोर्शन टेस्ट वाला करके अपने आप को इतना सक्षम बना लेते हैं कि वो टेस्ट को क्रैक करके सिलेक्शन लेकर आ जाए। जो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते हैं वो रह जाते हैं, और ज्यादातर कोचिंग में जाने वाले स्टूडेंट्स इसको फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि इतना सब उन्हें कोचिंग में बताया ही नहीं जाता। क्योंकि कोचिंग वाले बताएंगे तो उनका जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है, क्योंकि फिर पेरेंट्स और बच्चे क्वेरी करना शुरू कर देते हैं कि सर ये हमारा यहाँ तक, सर ये तो मेरे को समझ में आया नहीं आपने ये चैप्टर। वो ये सब नहीं चाहते धमाल, वो चाहते हैं कि भाई आप पैसा दो, है ना, और बाकी कुछ मत पूछो, भूल जाओ, ठीक है। चाहे उसके बाद सिलेक्शन हो नहीं हो, जो भी हो, ऊपर वाले की मर्जी। हिंदुस्तान में एक बहुत बढ़िया शब्द चलता है, ऊपर वाला, ठीक है ना। ये ऊपर वाला बिजनेस जो है वो हर जगह चलता है, तो यहाँ पे भी चलता है। हमने तो कोशिश की, ठीक है, ऊपर वाले की इच्छा नहीं थी, है ना। आप भी तो यही बोलोगे आखिर के, हमने तो पैसा दे दिया, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा इस सेशन में आपसे बात करके। लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में कुछ पेरेंट्स आए, मैं उनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव पेरेंट को यहाँ पर बुला रहा हूँ, और उनकी कुछ क्वेरीज हो तो उन क्वेरीज को मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए तैयार हूँ। तो आप में से कौन से पेरेंट्स आना चाहेंगे? जी विनय, आप आइए, प्लीज़ आइए। इनका नाम है विनय मुले और इनकी मिसेस आई है ऋचा मुले। तो आप मैं दोनों को आमंत्रित कर रहा हूँ, प्लीज़ आइए। ये वेलकम, वेलकम हमारे सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि आप फ्रेम में आ जाएं। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो इनका भी बच्चा जो है वो अब 10th में है और 11 से प्रिपरेशन करने आ रहा है, और इसके लिए ये क्वेरीज पूछने इस सेशन में आए थे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बताइए क्या क्वेरीज है आपकी? सर आपका प्रोग्राम देख के सुन के बहुत बढ़िया लगा, इससे लगा कि मुझे अप्लाई करना चाहिए। बट नेवरदलेस एक चीज सबसे बेसिक सवाल पूछना चाहता हूँ, आर वी लेट एट 10th इफ वी आर स्टार्टिंग फॉर दिस प्रोग्राम? मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम वो 9th में या 8th में स्टार्ट कर देना चाहिए था? क्या आप ऐसा ही पूछना? यस, मुझे यही पूछना है। देखिए, जितना अर्ली हो उतना अच्छा है। अगर आपने 9th में सोचा होता तो बहुत अच्छा होता, आपने 8th में सोचा होता तो और अच्छा होता, पैदा होने के बाद ही सोच लिया होता तो और भी अच्छा होता, है ना। लेकिन सारी बातें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ना। और 10th इज नॉट दैट लेट। अगर आपने 11th होने के बाद सोचा होता तो मैं कहता अब कुछ नहीं हो सकता। अब हम IIT के लिए बात नहीं करते, लेकिन जितना हो सकता है उतना टारगेट। लेकिन अभी मैं ये बोलूंगा कि आप इतने भी लेट नहीं है कि आप ये सोच नहीं सकते कि IIT तक नहीं पहुंच पाएगा। हो सकता है कि आपके बच्चे में वो टैलेंट एक्सप्लोर हो जाए और वो इतना ब्रिलियंटली काम करने लग जाए और उसको काम करने में मजा आ जाए, तो वो उस तक पहुंच सकता है। वरना वो IIT नहीं तो IIIT नहीं तो NIT तक तो पहुंच ही जाएगा, यानी वो किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ेगा, वो भी गवर्नमेंट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से पढ़ेगा। ये भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि सारे लोगों को तो मौका नहीं मिल रहा है। 15 लाख में से केवल 30,000 लोगों को मौका मिल रहा है कि वो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में और ऐसी अच्छी ब्रांचेस के साथ में डिग्री करें।
और इसके बाद भी ब्राइट फ्यूचर है, तो इसलिए आप लेट नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लेट है, हाँ, लेकिन और भी अर्ली होते तो बहुत अच्छा होता जी। हाँ, हमने आज तक ऐसे ही सुना है सर कि जो बच्चे एकदम होशियार होते हैं, जैसे 95% के ऊपर वाले, वही जाते हैं इंजीनियरिंग में। हमारे बच्चे तो रह गए, मतलब उनको नहीं आएगा या फिर वो कहीं खो जाएंगे कोचिंग में जाएंगे तो मतलब मुझे हमेशा ऐसे डर रहता है कि मेरा बच्चा कोचिंग में जाएगा तो खो जाएगा, जो क्रीम बच्चे वो आगे निकल जाएंगे। तो ऐसे 75 to 80 या फिर 85 तक जाने वाले जो बच्चे हैं, क्या वो कर सकते हैं, क्या वो कर पाएंगे? आप प्लीज इसके लिए हमको गाइड कीजिए कि वो प्रिपेयर कर पाएंगे जेईई के लिए या नहीं। अगर वो साइंस स्टूडेंट है तो साइंस में कई स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। आईआईटी में नहीं हुआ तो रास्ते बंद नहीं हो जाते हैं। आईआईटी में नहीं हुआ, ट्रिपल आईटीज है, ट्रिपल आईटीज में भी नहीं हुआ, एनआईटीज है, एनआईटी में नहीं हुआ, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से वो डिग्री कर सकता है और उसके बाद वो एमई या एमटेक करने के लिए आईआईटी में जा सकता है। उसके लिए भी एक रास्ता है, गेट के थ्रू एक एग्जाम होती है उसके बाद में, वो भी एक बहुत टफ एग्जाम मानी जाती है। वो भी आईआईटी दो प्रकार के एग्जाम कंडक्ट करती है, एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो 12th पास है और 12th में है, और एक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो अपना ग्रेजुएशन यानी डिग्री कर चुके हैं, तो उसमें भी मौका है कि वो उस एग्जाम को क्रैक करके फिर से आईआईटी में 2 साल के लिए एमटेक करने जा सके। तो ये रास्ता भी है जाने के लिए, ऐसा थोड़ी कि उसके रास्ते बंद हो जाते हैं। इसके अलावा वो गवर्नमेंट सेक्टर की एग्जाम्स देकर, जैसे आपने सुना होगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, या आपने सुना होगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या आपने सुना होगा हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन में क्लास 1 ऑफिसर तक पहुंच सकता है। वो उसकी एग्जाम्स होती है, वो ग्रेजुएशन के बाद वो फेस कर सकता है। वो तो वो किसी साधारण कॉलेज से इंजीनियरिंग करके भी ये सब कर सकता है। लेकिन बात वही है कि उसे कहीं भी पहुंचना है तो अव्वल आना पड़ेगा। तो अगर जब बाद में भी अव्वल आना है तो अभी से उसको ट्रेनिंग दिया जाए कि अभी से तू अव्वल आ, तो मैं कहता हूं कि वो भले ही 75% वाला बच्चा है, एवरेज स्टूडेंट है, हम उसे इंस्पायर तो कर सकते हैं कि तू ट्राई तो कर, कोशिश तो कर, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा। अरे तो नहीं होगा तो कोई दुनिया थोड़ी लुट जाएगी। हमारे पास 1000 और रास्ते हैं जिसके थ्रू हम न जाने कहां कहां पहुंच सकते हैं। तू जब एनलाइटन हो जाएगा, जिस दिन तेरे को लगेगा कि हाँ ये करने से मैं बहुत अच्छा बन सकता हूं और मैं उसके लिए सब कुछ झोंक दूं अपना, तू इतना सक्षम हो जाएगा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। चाहे वो एनलाइटनमेंट तेरा इस जर्नी के दौरान आए, इसके 1 साल बाद आए, ग्रेजुएशन करने कभी तो आएगा। तो इसलिए बेटर है कि हम हाई एम की तरफ ही जाए, लो एम की तरफ न जाए। तो चाहे वो एवरेज है तो मैं कहूंगा उसे प्रिपरेशन के लिए जरूर भेजें। अगर 10वीं के बाद आप सोच रहे हैं तो हाँ, 11वीं के बाद सोच रहे हैं, 12वीं के बाद सोच रहे हैं तो फिर मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा। लेकिन आप 10वीं के बाद सोच रहे हैं तो उसे मौका जरूर देना चाहिए, हो सकता है वो निखर कर सामने आए जी। सर मुझे ये पूछना था कि हमने इतने प्रोग्राम में बताया कि जेई मेंस और जेई एडवांस, ये 2 तरह के एग्जाम्स होते हैं जिसकी प्रिपरेशन हमको करनी है। बट किसी एक बच्चे को ऐसा लगा कि जेई मेंस के बाद उसको जेई एडवांस देने में डर लग रहा हो, तो उसे क्या करना चाहिए? मतलब आपका कहने का मतलब कि उसको जेई मेंस ही देना है और जेई एडवांस देना ही नहीं है। अगर उसने अपने सिलेबस को उस लेवल पे प्रिपेयर नहीं किया है और उसको लग रहा है कि वो जेई एडवांस नहीं दे पाएगा, तो फिर उसके पास क्या ऑप्शंस है? क्या आप ऐसे ही पूछना चाह रहे हैं? भाई जेई मेंस देने के बाद उसका उतनी प्रिपरेशन ही नहीं हुई है कि वो जेई एडवांस को वो फेस करने से डर रहा है, तो भी मैं कहूंगा जेई एडवांस में अगर उसे एलिजिबिलिटी मिल गई तो एग्जाम जरूर दे। नहीं देता है वो एग्जाम, या मान लो उसका नहीं होता है सिलेक्शन जेई एडवांस के थ्रू, तो जेई एडवांस केवल आईआईटी के कॉलेजेस में सिलेक्शन देता है। बाकी जेई मेंस बहुत सारे कॉलेजेस में सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। जैसे जेई मेंस देकर वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद, जो एक बहुत ही स्टैंडर्ड ट्रिपल आईटी, मतलब सबसे ऊपर की ट्रिपल आईटी, बल्कि कई आईआईटी से बेहतर ट्रिपल आईटी मानी जाती है, उसके लिए भी जेई मेंस का परसेंटाइल स्कोर ही काम आता है। जो बच्चे 2400 2500 रैंक के अंदर होते हैं, सिर्फ उनको ही ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन मिलता है, इतना हाई स्कोर है। मतलब कई आईआईटीज के बच्चे जो हैं वो एनआईटी में जेई मेंस में 10,000 रैंक वाले होते हैं और वो आईआईटी में पहुंच जाते हैं। लेकिन ट्रिपल आईटी हैदराबाद में तो 2500 जेई मेंस के स्कोर के बाद एंट्री नहीं है। तो ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो जेई मेंस के स्कोर के थ्रू एडमिशन देते हैं, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे हैं। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी आप जेई मेंस के थ्रू, एक धीरू भाई अंबानी का एक कॉलेज चलता है,
है ना, वो भी जो है वो जेई मेंस के थ्रू एडमिशन लेता है, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें केवल जेई मेंस के थ्रू एडमिशन लिया जा सकता है। तो जेई मेंस एक अच्छा क्राइटेरिया बनेगा, और ये स्टेट कॉलेजेस में एडमिशन का भी जरिया है। तो जैसे महाराष्ट्र स्टेट में एडमिशन लेना, तो जेई मेंस के थ्रू हर कॉलेज में 15% सीट रिजर्व्ड है, उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। किसी भी स्टेट में 15% सीट्स जो है वो जेई मेंस के थ्रू रिजर्व्ड है। तो इसलिए जेई मेंस तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो केवल जेई मेंस से भी उसे बहुत सारी जगह एडमिशन का प्रोसेस जो है वो ओपन होता है उसका। सी सर, कैसे होता है ना, बच्चों को साइंस अच्छा लग रहा होता है, जैसे मेरे बेटे को साइंस पसंद है, पर उसको ये नहीं पता कि उसको इंजीनियरिंग में जाना है या फिर मेडिकल में जाना है, क्योंकि अभी तो उसको बायो में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, पर वैसे देखा जाए तो उसको डॉक्टर बनना है नहीं। तो मतलब ये कंफ्यूजन कैसे दूर हो जाए कि वो कौन सा स्ट्रीम है, मतलब इंजीनियर जेई के लिए प्रिपेयर करे या फिर नीट के लिए प्रिपेयर करे, किसके लिए प्रिपेयर करे? जी, आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर बार जो बच्चे मैथ्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, या तो वो खुद होकर बायो सिलेक्ट कर लेते हैं ये सोचकर कि अब मैथ्स से पाला छूट गया, और ये उनकी गलतफहमी साबित होती है, क्योंकि पूरी फिजिक्स और 1/3 से ज्यादा केमिस्ट्री मैथ्स पे डिपेंडेंट है। केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री पूरी तरह से फिजिक्स ही है, और फिजिक्स पूरी तरह से मैथ्स है। और फिजिक्स अगर पूरी तरह से मैथ्स है तो एक सब्जेक्ट तो मैथ्स पे डिपेंडेंट है, और बल्कि उस मैथ्स में उनको 11वीं 12वीं का मैथ्स जो वो छोड़े थे, इसलिए मैथ्स सब्जेक्ट और बायो इसलिए सिलेक्ट किया था कि मैथ्स से पीछा छूटा, उसी मैथ्स को उनको फिजिक्स में दोबारा पढ़ना पड़ता है। इस वजह से कई बच्चे बायो लेते हुए मैथ्स बायो लेते हैं, और उनके परफॉर्मेंस मेडिकल वाली स्ट्रीम में ज्यादा बेहतर आते हैं, क्योंकि उनका 11वीं 12वीं में एक सब्जेक्ट 5 में से मैथ्स भी होता है। तो इसलिए मैथ्स का टच उनको उस सब्जेक्ट से मिल जाता है, और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो उसको अप्लाई कर लेते हैं, तो ईजी होता है उन बच्चों के लिए। तो ऐसा सोचकर अगर बच्चा रिजेक्ट कर रहा हो और बायो ले रहा हो, तो ये क्राइटेरिया सही नहीं है। लेकिन हमारे देश में ज्यादातर ऐसा ही होता है, ठीक है ना। बल्कि ज्यादातर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि जो मैथ्स सिलेक्ट कर रहा है वो सुपर इंटेलिजेंट है, जो मेडिकल बायो सिलेक्ट कर रहा है वो थोड़ा कम है, जो कॉमर्स सिलेक्ट कर रहा है वो थोड़ा एवं ही है, और जो आर्ट सिलेक्ट कर रहा है वो तो कुछ है ही नहीं। जबकि उल्टी बात है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि आर्ट सिलेक्ट करके क्रीम तक पहुंचा जा सकता है। अमिताभ बच्चन आर्ट्स के थ्रू है, लता मंगेशकर आर्ट्स के थ्रू है, ऐसे MF हुसैन साहब आर्ट्स के थ्रू है, न जाने ऐसे कितने कलाकार हैं जो आर्ट्स के थ्रू है, राइट। आर्ट्स के क्षेत्र में वो दिग्गज है ना। लेकिन वो बनने के लिए शायद 100 करोड़ में एक होना पड़ेगा। तो आर्ट्स में कंपटीशन बहुत टफ है, हर कोई उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। आपको छोटे लेवल पे भी पहुंचना है तो कम से कम 1 करोड़ में एक तो आना चाहिए। मैथ्स में 15 लाख में से 35,000 सिलेक्ट हो रहे हैं, आर्ट्स में 1 करोड़ में एक सिलेक्ट हो रहा है। आप बताइए क्या टफ है? मेरे हिसाब से तो आर्ट्स ज्यादा टफ है। तो शायद बहुत ब्रिलियंट बच्चे को तो आर्ट्स लेना चाहिए, और बहुत ढपोल बच्चे को मैथ्स लेना चाहिए, इस क्राइटेरिया के हिसाब से सोचा जाए तो। लेकिन ये भी क्राइटेरिया नहीं बनेगा। बच्चे की लाइकिंग शायद माँ बाप अंडरस्टैंड कर सके कि ये इंजीनियरिंग अप्रोच का बच्चा है, तोड़ फोड़ में, घरेलू चीजों के नट बोल्ट खोलने में इस टाइप का अगर उसका दिमाग लग रहा है तो शायद वो इंजीनियरिंग में ज्यादा सूटेबल हो पाएगा, है ना। वो किस प्रकार का ओरिएंटेशन है, अगर वो चीजों को लंबे समय तक रिकॉग्नाइज करने में इंटरेस्टेड है, ऐसे बहुत चीजों को याद रखता है, बहुत सारी चीजें उसको याद रहती है, तो शायद वो बायो स्ट्रीम में सक्सेसफुल हो पाए, यानी मेडिकल फील्ड में उसको जाना चाहिए। तो ये पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को मिला के डिसाइड करना है। या तो बच्चा अपनी लाइकिंग खुद जज कर ले, और वो जज नहीं कर रहा है तो पेरेंट्स सपोर्ट करे उसे जज करने के लिए कि भाई वो किसमें बेहतर कर सकता है। करना तो ऐसे चाहिए, होता ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जी, अगला क्वेश्चन। सर मुझे और एक चीज पूछनी थी। इस प्रोग्राम में हमने जो पूरे डायरेक्शन के साथ बताया, तो एक बच्चे को इस प्रोग्राम को फॉलो करने के लिए दिन का कितना समय देना पड़े? ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल बताया आपने। तो देखिए, इसका बिल्कुल प्लेन जवाब दूं मैं तो जवाब ये है कि उसे करना क्या है। सांस लेनी है, इंपॉर्टेंट है, सबको लेना है। पानी पीना है, इंपॉर्टेंट है। खाना भी खाना है।
यानी शरीर को मेंटेन करने की सारी क्रियाएं करनी है। अब शरीर को मेंटेन करने के लिए उसे शायद 6-7 घंटे या 8 घंटे सफिशिएंट होंगे। अगर 8 घंटे शरीर को मेंटेन करने के लिए, उसके अंदर नींद भी आ गई, खाना पीना भी आ गया, बाथरूम जाना, वॉश करना, सब कुछ उसके अंदर शामिल हो गया शरीर को सही रखने के लिए, क्योंकि शरीर से ही तो सब कुछ है, तो शरीर को तो सही रखना है, तो वो 8 घंटे चले गए। अब 16 घंटे बचते हैं, पढ़ना ही तो है, तो वो जितना ज्यादा कर सके उतना अच्छा है। अब ये डेफिनेट है कि वो 16 के 16 घंटे पूरे के पूरे जो है वो एक्सप्लोर शायद न कर पाए, शुरुआत में थोड़ा कम करे, लेकिन उसको टारगेट तो यही दिया जाना चाहिए, देख 8 घंटे तू शरीर के मेंटेनेंस पे लगा रहा है, तो 16 घंटे काम पे लगा। आप ही बताइए, आप एक कार खरीद के लाए सपोज, राइट, और वो कार जो है वो 1 महीने में 15 दिन गैरेज ले जानी पड़ती है, और आप उसे 15 दिन ही ड्राइव कर पाते हैं, क्योंकि उसमें हर रोज कुछ ना कुछ खराब हो जाता है। आप ऐसी कार लेना पसंद करेंगे? तो आप डाउन टाइम क्या चाहेंगे, कम या ज्यादा? आप ही बताएं। नहीं, डाउन टाइम शुड बी लेस। कार का डाउन टाइम कम होना चाहिए, रनिंग टाइम ज्यादा होना चाहिए, ऑपरेटिंग टाइम ज्यादा होना चाहिए। तो हमारी ह्यूमन मैकेनिज्म भी ऐसी तो है, राइट। अगर हमें 8 घंटे हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए सफिशिएंट है, तो 16 घंटे काम करना चाहिए। फिर इसके अलावा डाउन टाइम की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आइडियली स्पीकिंग, लेकिन ठीक है, फिर भी पड़ती है तो कुछ रिक्रिएशन करता है, कुछ मोबाइल देख लेता है, कुछ करता है, लेकिन फिर भी आप उसे प्रेरित करें कि भाई जितना ज्यादा कर सके उतना ज्यादा करें, क्योंकि आपको यह पता है कि आपके पास टाइम जो है वो 1 अप्रैल 2025 से 1 नवंबर 2026 तक है ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद तो युद्ध का अभ्यास है, उसके बाद तो टेस्ट है, और टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। वो टेस्ट तभी परफॉर्म होगी जब सिलेबस सही ढंग से समझ में आएगा, और सिलेबस अगर सही ढंग से समझ में नहीं आया तो टेस्ट परफॉर्म करने के बाद ज्यादा गलतियां मिलेंगी, तो उसे सुधारने का कम मौका मिलेगा। जबकि अगर वो मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करे तब भी ये टाइम कम पड़ने वाला है, मेरा ऐसा अनुभव है, ये टाइम फिर भी कम पड़ने वाला है। तो उसे कोशिश तो यही करना चाहिए कि वो 16 के 16 घंटे अपनी पढ़ाई में बिता सके तो बिताए, लेकिन नहीं बिता सके तो ठीक है, 14 घंटे अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, 12 घंटे इट्स स्कूल, ओके, 10 घंटे ठीक है, उसे इंप्रूव करना चाहिए। 8 घंटे कम है, 10 घंटे की कोशिश करे, स्ट्रेच करे। अगर वो 6 घंटे कर पा रहा है तो ठीक है, उसे 7 घंटे के लिए प्रेरित करे। 7 घंटे कर पा रहा है तो उसे 8 घंटे के लिए प्रेरित करे, यानी उसे स्ट्रेच करने के लिए कोशिश करें आप, और वो भी धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से शरीर का पैटर्न चेंज नहीं होता। तो आपके क्वेश्चन का शायद यही जवाब हो सकता है। या मेरा एक क्वेश्चन है कि बच्चों को हमेशा लगता है कि मतलब पेरेंट्स को ज्यादा लगता है, बच्चों को छोड़ो, कि मतलब मेरा बच्चा कितना रेडी है, कैसे कर रहा है, हाउ इज ही परफॉर्मिंग, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब इज देयर एनी मेजरिंग रॉड, वो जरूरी है नहीं है। पेरेंट्स को हमेशा एक सवाल रहता है कि मेरा बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, और या फिर वेयर इज स्टैंडिंग, कि उसको कितना उसका प्रिपरेशन हो चुका है, उनको पता लगना जरूरी है, या फिर मतलब हाउ यू विल गाइड अस, कैसे वो करना चाहिए बच्चों को, या फिर उसको सेल्फ प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। बराबर, यही तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पेरेंट्स जो है वो कोचिंग की तरफ भागते हैं, और क्योंकि कोचिंग में टेस्ट होती है तो उनको लगता है कि वो टेस्ट पैरामीटर है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये जो बीच के टेस्ट हो रहे हैं ये पार्ट सिलेबस टेस्ट है, ये छोटे सिलेबस की टेस्ट है, और ये कहीं कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि आपका बच्चा एक्चुअल में क्या करने वाला है। तो सही जवाब तो इसका ये है कि किसी को नहीं मालूम कि वो फाइनल एग्जाम में कैसा करेगा। हम प्रे कर सकते हैं कि वो बेहतरीन करे, और उसके लिए हम पूरी कोशिश कर सकते हैं कि उसको हम प्रिपेयर करें ताकि वो बेहतरीन परफॉर्म कर पाए, वो बेस्ट परफॉर्म कर पाए, हम उसको प्रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर वो मेरे साथ अटैच होता है, अच्छा, तो मेरा गाइडेंस तो इस प्रकार का रहेगा कि आप यूं समझ लीजिए कि उसका जो भी कुछ स्केड्यूल है वो मेरे हिसाब से ही चलेगा, यानी वो मैं ही गवर्न करूंगा पूरा स्केड्यूल, हर काम उसका इसी प्रकार चलेगा जिस प्रकार से मैं डिसाइड करूंगा। तो इसलिए मैं क्रॉस चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसलिए जितना मैक्सिमम टाइम मैं उसके साथ बिता सकूं वो बिताऊंगा। मैं जितनी देर काम करूंगा उतनी देर वो भी काम करेगा, वो जितनी देर काम करेगा और जगेगा उसके साथ मैं भी जगूंगा, ताकि कंपैटिबिलिटी बनी रहे और मुझे हर पल की खबर रहे कि वो अभी इस स्टेज पर पहुंचा है इस प्रोग्राम के तहत। तो ये पूरी प्रक्रिया है।
थैंक यू पेरेंट्स एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने इतना समय देकर इसे वॉच किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।